Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the back exercises of this chapter. So इसकी back exercise में सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, an object experiences a net zero external unbalanced force. Is it possible for the object to be traveling with a non-zero velocity? तो वो कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर नॉन जीरो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, क्या ऐसा हो सकता है कि वो चलती जाए, वो ट्रेवल कर रही है विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी, किसी नॉन जीरो मतलब जीरो वेलोसिटी नहीं, उसकी कुछ रैंडम वेलोसिटी है एंड वो उस पर मूव करती जाए, क्या ये ऐसी कंडीशन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर इनिशियली जैसे एक बॉल है उसको मैंने रोल किया, ठीक है, एंड वो टेबल पे रोल होती जा रही है, सो अगर उसको कोई मिड टाइम में देख रहा है तो वहां पे क्या है, वो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ऑलरेडी मूविंग है, सो वो एक नॉन जीरो वेलोसिटी पे मूव करती जाएगी, ठीक है, क्योंकि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। हमने ये चीज लॉ में पढ़ी थी कि कोई चीज अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। सिमिलरली कोई चीज रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी। तो ये चीज पॉसिबल है इफ यस स्टेट द कंडीशन दैट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन। तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, अच्छा पूरा पढ़ते हैं। सो इफ द ऑब्जेक्ट वाज इनिशियली इन अ स्टेट ऑफ मोशन, अगर इनिशियली वो ऑब्जेक्ट जो है स्टेट ऑफ मोशन में है, देन इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन विद सेम स्पीड। सो हमने लॉ में पढ़ा है कि भैया कोई चीज मोशन में तो वो मोशन में रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। इट मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट मे बी ट्रैवलिंग विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी बट द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन of the velocity must remain unchanged or कांस्टेंट थ्रू आउट। तो क्या कंडीशन होनी चाहिए जो उन्होंने पूछा ना, स्टेट द कंडीशन दैट मस्ट बी प्लेस। सो जो मैग्नीट्यूड है और जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है वो थ्रू आउट कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। देखो जब हम एक कारपेट को एक स्टिक से बीट करते तो उसमें से मिट्टी उड़ती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब कारपेट रेस्ट पे, मान लो आपने कहीं हैंग कर दिया उसको, वो रेस्ट की पोजीशन पे, अब उसमें जितने भी डस्ट पार्टिकल्स है वो भी रेस्ट की पोजीशन पे। अब जैसे ही आपने बीट किया तो कारपेट पीछे हुआ, समझ लो। सो जैसे ही वो पीछे हुआ, अब जो डस्ट पार्टिकल्स है वो इनर्शिया की वजह से अपनी वो जो रेस्ट की स्टेट है उसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे एंड कारपेट के पीछे होते ही वो डस्ट पार्टिकल्स नीचे गिर जाते हैं। सो when the carpet is beaten, it is suddenly set into motion. The dust particles tend to remain at rest due to inertia of rest. Therefore, dust comes out of it. ठीक है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई इज इट एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ अ बस विद अ रोप। सो आपने देखा होगा जब भी कहीं ट्रेवल करते हैं, अगर बस के ऊपर या कोई गाड़ी के ऊपर लगेज रखा जाता है तो उसको रोप से बांधा जाता है। उसका क्या रीजन है हमें पता है। जैसे अब जब आप मूव कर रही है गाड़ी तो अगर वो ब्रेक लगाएगी तो क्या होगा, वो स्लाइड डाउन कर जाएगा, वो गिर जाएगा लगेज। अगेन क्यों ऐसा होता है? देखो जब तक गाड़ी मूव करे, मान लो मोशन में है गाड़ी मूव कर रही है, लगेज भी स्टेट ऑफ मोशन में है। अब जैसे गाड़ी ने ब्रेक लगाई तो वो एकदम से रेस्ट पे आ गई, लेकिन ऊपर जो लगेज है वो क्या ट्राई करेगा, अपनी स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करना इनर्शिया की वजह से, एंड सिंस वो मोशन मेंटेन करने की कोशिश करेगा तो इट विल फॉल डाउन, इसीलिए उसको रोप से बांधा जाता है। नाउ इन मूविंग व्हीकल लाइक बस द मोशन इज नॉट यूनिफॉर्म, द स्पीड ऑफ व्हीकल वेरीज एंड इट मे अप्लाई ब्रेक सडनली और टेक सडन टर्न। द लगेज विल रेजिस्ट एनी चेंज, कोई भी चेंज होगा उसको रेजिस्ट करेगा। रेस्ट पे है तो मोशन में जाने में, मोशन में है तो रेस्ट पे आने में, ड्यू टू इनर्शिया, एंड दिस लगेज हैज द टेंडेंसी टू फॉल साइडवेज, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। टू अवॉइड द फॉल ऑफ लगेज इट इज टाइड विद द रोप। ठीक है, क्लियर है, सिंपल था ये। आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन बेटा। अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल which then rolls on a level ground. After covering a short distance, the ball comes to rest. The ball slows to a stop because, अब देखो उसने हिट किया एंड देन बॉल हमारी रोल करते हुए लेवल ग्राउंड पे, मतलब एक स्ट्रेट ग्राउंड लेवल पे मूव करती हुई जा रही है एंड कुछ सेकंड्स बाद बॉल रुक गई। तो उसका क्या रीजन है? यहाँ पे 4 रीजन दिए। पहला, द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ, उसका कोई फायदा नहीं, बहुत तेज भी हार्ड कर देता, उड़ती हुई जाती फिर जाके आके ग्राउंड पे कहीं गिरती, तो ये रीजन तो नहीं हो सकता। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, अब इसका कोई लेना देना नहीं है कि फोर्स इतना लगा, वेलोसिटी है, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। सी पार्ट, देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। अब देखो जरा,
बॉल अगर रोल करे, हमने पहले भी डिस्कस किया कि एक लंबा सा टेबल है, अगर बॉल उस पर रोल करती जा रही है, एग्जांपल्स में हमने डिस्कस किया था, तो वो एक पॉइंट पे आके रुक जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो टेबल है वो भी एक फोर्स लगा रहा है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है बेसिकली वो अप्लाई हो रहा है। और यहाँ पे भी यही चीज होगी, जब वो ग्राउंड पे मूव करती हुई जा रही है तो ग्राउंड भी तो बॉल पे एक फोर्स लगाएगा ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, जिसकी वजह से वो रुक जाती है। तो जो हमारा सी पार्ट है ये बिल्कुल करेक्ट है कि देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल ऑपोजिंग द मोशन। सो अगर वो इस मोशन में बॉल जा रही है तो जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, लास्ट भी एक बार पढ़ लेते हैं। देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द बॉल सो द बॉल वुड वांट टू कम टू रेस्ट। ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहता है, मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहता है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि यार मेरे पे कोई अनबैलेंस फोर्स तो लग नहीं रहा, मैं मोशन में थक गया, मैं रेस्ट पे आ जाता हूँ। ऐसा नहीं है, उस पर वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा था इसीलिए उसको रेस्ट पे आने लगा। अगर वो कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना हो तो वो मूव करता ही जाएगा। ठीक है, सो दिस वॉज आर फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास न्यूमेरिकल है। सो क्वेश्चन सेज अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। सबसे पहले तो ट्रक रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 मीटर पर सेकेंड। आगे देखो, एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या एक्सेलरेशन है ये हमें नहीं बताया। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। और उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 400 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है इन 10 सेकेंड। कितने टाइम पीरियड में? सॉरी 20 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स नहीं 20 सेकेंड में। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। सो आपको एक तो निकालनी है इसकी एक्सेलरेशन, एंड देन फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास। उसका मास दे रखा है तो फोर्स कितना होगा, तो उस पर पहले बाद में जाते हैं सेकंड पार्ट पे। अभी देखते हैं अगर हमें एक्सेलरेशन निकालनी है तो एग्जांपल्स में तो हमने इजीली किया एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी किया, बट इस केस में हमारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं दे रखी, उसकी जगह डिस्टेंस दे रखा है। तो याद करो मोशन चैप्टर में हमने कुछ फॉर्मूलाज किए थे जिसमें से हमारा एक फॉर्मूला था, क्या था याद करो, क्या फॉर्मूला था? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। याद है किसका फॉर्मूला था? S इक्वल्स टू था हमारा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इस हिसाब से देखें, S भी है हमारे पास, U भी है, T भी है, A भी है, मतलब A तो निकालना है, T भी है। सो बाकी सारी चीजें है, A यहाँ से निकल जाएगा। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। S कितना है? 400 इक्वल्स टू U कितना है? 0। टाइम कितना दे रखा है? 20 सेकेंड्स प्लस हाफ A हमें निकालना है, टाइम 20 सेकेंड्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया भाई हमारा, प्लस यहाँ पे क्या है? हाफ, और ये हो जाएगा a इंटू 20 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4। सो ये हो जाएगा हमारा 400। 2 से इसको, अच्छा पहले प्लस है, अब जैसे तो 0 प्लस करना है तो एज इट इज आ जाएगा हाफ a इंटू 400। अब अगर मैं इसको कट करूँ 2 को 400 से तो ये आ जाएगा जी 200। इसको ऊपर करते हैं। सो ये हो गया हमारा 400 इक्वल्स टू a इंटू 200। 200 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा। सो 400 अपॉन में 200 इक्वल्स टू a। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, ये आ गया हमारे पास 2, तो a इक्वल्स टू आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गई हमारी एक्सेलरेशन। नाउ वी हैव एक्सेलरेशन, तो फोर्स निकालना बहुत ईजी है। अब जरा एक चीज और देखो, क्वेश्चन में हमें मास क्या गिवन है। मास अगर आप ध्यान से देखोगे तो दे रखा है 7 टन। हम जब भी बेटा मास लेते हैं, जब भी अपने न्यूमेरिकल्स में या मास की जो एसआई यूनिट लेते हैं वो केजी में लेते हैं, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम में। यहाँ पे देखोगे आपको हिंट में दे रखा है कि 1 टन हमारा 1000 केजी होता है, लेकिन एग्जाम में ये जरूरी नहीं आए, सो यहाँ से याद रखना है इस चीज को। सो देखो जरा, अगर 1 टन हमारा 1000 केजी होता है, सो 7 टर्न्स कितने किसके इक्वल होगा? 7 इंटू 1000 के। सो ये हमारा आ जाएगा 7000 kg। सो मास को हमने kg में कन्वर्ट कर लिया। नाउ मास इज 7000 kg एंड हमें फाइंड क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द फोर्स। सो फोर्स का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास देखो अभी हमने निकाला, कन्वर्ट किया, मतलब 7000 इंटू एक्सेलरेशन फाइंड किया था 2, तो 7 2 ज़ा 14, तो ये आ गया 14000 न्यूटन। ठीक है, तो फोर्स हमारा आ गया 14000 न्यूटन। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था, तो वो हमने निकाल के दिखा दिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, अगेन इट्स अ न्यूमेरिकल। द क्वेश्चन सेज अ स्टोन ऑफ 1 kg। तो स्टोन का मास कितना दे रखा है बच्चे? 1 kg मास दे रखा है। इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस अ
frozen surface of lake and comes to rest after traveling a distance of 50 मीटर। तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एस कितना हो गया हमारा 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया एंड वो रेस्ट पे आ गया, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई और ये जो 20 मीटर पर सेकेंड है ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। तो ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हो गई हमारी 0। अब देखो निकालना क्या है हमें, व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। सो यहाँ पे बच्चे आपको फोर्स निकालना है, मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। सो मास तो हमारे पास है, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन के लिए यहाँ पे हमारे पास टी नहीं गिवन, तो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो हम यूज कर सकते हैं, हम अपना फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। v है, u है, s है हमारे पास, ठीक है। सो ये हो जाएगा, वैल्यूज पुट करते हैं, v स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2a एंड s कितना है 50। सो ये हो जाएगा 0 माइनस 20 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 और ये आ गया 400 इक्वल्स टू 5 2 ज़ा 10, ये आ गया 100a एंड ये हो गया माइनस 400 इक्वल्स टू, यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई है, इधर आके बेटा डिवाइड हो जाएगा। सो ये सारा कैंसिल हो गया। सो a हमारा आ गया -4, एक्सेलरेशन नेगेटिव। अगेन रीजन आपको पता है क्या हो रहा है, जिस डायरेक्शन में वो जा रही है फोर्स हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब एक्सेलरेशन भी होगी वो भी नेगेटिव आएगी एंड फोर्स भी हमारा नेगेटिव आएगा। सो अब फाइंड करते हैं अपना फोर्स, F इक्वल्स टू m इंटू ए। तो सो ये हो गया हमारा मास कितना है 1 इंटू एक्सेलरेशन अभी निकाला हमने -4, तो ये आ गया -4 न्यूटन, ये हो गया हमारा फोर्स, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन इट्स अ न्यूमेरिकल। चलो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। Question says a 8,000 kg engine pulls a train of 5 wagons each of 2,000 kg along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 Newton and the track offers a frictional force of 5,000 न्यूटन, देन कैलकुलेट। ये चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। पहले देखो क्या क्या दे रखा है, एक इंजन है जो कि 8,000 kg का हमारा इंजन है एंड वो 5 वेगन्स, इस तरीके से 5 डब्बे समझ लो, इसको पुल कर रहा है एंड हर डब्बे का वेट कितना है बच्चे 2K 2000 2000 2000 है। तो टोटल हमारी ट्रेन का वेट कितना हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो ये आ गया 10K, मतलब 10,000 K, क्या लिख रही हूँ मैं, एक मिनट। सो ये हमारी टोटल उसका ट्रेन का वेट हो गया। अब उन्होंने क्या बोला, इंजन कितना एग्जर्ट कर रहा है फोर्स 40,000 न्यूटन का एंड जो ट्रैक है, ट्रैक भी तो फ्रिक्शनल फोर्स कुछ कॉज करेगा, दैट इज 5,000 न्यूटन। सो हमें क्या निकालना है, द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स का मतलब किस फोर्स पे एक्सेलरेट हो रहा होगा, देखो 40,000 न्यूटन का फोर्स वो लगा रहा है एंड ऑपोजिंग फोर्स कितना है 5,000। तो अगर हम इस 40,000 में से 5,000 को माइनस कर दे, जितना हमारा जो पूरा वो फोर्स लगा रहा है इंजन इसको पुल करने में, दैट इज 40,000 न्यूटन एंड फ्रिक्शनल फोर्स मतलब जो उसका फोर्स जितना कैंसिल हो रहा है, कितना हो रहा है 5,000 न्यूटन का कैंसिल हो रहा है, तो उसका नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स हमारे पास आ जाएगा 40,000 में से 5,000 माइनस करो 35,000 न्यूटन, इतना उस पे एक्सेलरेटिंग फोर्स लग रहा है, ठीक है। आगे देखो, द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। तो हमें ट्रेन का एक्सेलरेशन निकालना है, इंजन का नहीं, ट्रेन का बोला है उन्होंने। ट्रेन का एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, देखो फोर्स हमारे पास है कितना लग रहा है, सो F इक्वल्स टू मास हमारे पास ट्रेन का है कितना है इनटू में मतलब एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकालना है, फोर्स और मास हमारे पास है, सिंपल है। फोर्स देखो कितना है 35,000 एंड मास कितना है 10,000 इनटू में एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो 10,000 को इधर भेज दो, ये हो जाएगा 35,000 अपॉन में 10,000 करेंगे तो ये सारे इसको कैंसिल कर दो। सो एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यही हमें फाइंड करना था, तो ये आगे हमारी ट्रेन की एक्सेलरेशन, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 सेज द ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 kg, व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विद अ नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ इतना। तो क्या क्या चीजें दे रखी है बच्चे, एक तो आपको मास दे रखा है
1500 kg एंड साथ में आपको एक्सेलरेशन दे रखी है 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड ये एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों है? बिकॉज अगेन अलग अलग डायरेक्शन में है, इस एक्सेलरेशन से रोकी जा रही है ये चीज़। अब हमने हमसे पूछा है कि क्या फोर्स होगा इनके बीच में, तो फोर्स कितना सिंपल है बच्चे, m इंटू ए होता है। मास कितना है हमारे पास, वी हैव 1500 इंटू में एक्सेलरेशन माइनस 1.7। सो पहले यहाँ पे 1.7 है, सो ये हमारा हो जाएगा 1500। मतलब देखो कैसे हुआ, यहाँ पे पॉइंट हटाया अपॉन में 10, सो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाती है, इंटू में माइनस 17 हो गया। तो कर लेते हैं जरा, 15 इंटू 17 करते हैं और साथ में जीरो लगाना मत भूलना, ठीक है। सो 7 5 35, 7 मतलब 7 8 9 10 एंड ये हो जाएगा 5 और 1, सो 5 5 2, सो ये आ गया हमारे पास 255 और साथ में एक जीरो, सो ये आ गया 2550 न्यूटन का हमारा जो है वो फोर्स एक्सर्ट होगा, ठीक है। चलो दिस वॉज द 8th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन देखते हैं। What is the momentum of an object of mass m moving with the velocity of v? So हमने मोमेंटम के बारे में क्या पढ़ा था बच्चे, मोमेंटम हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू में वेलोसिटी, तो मोमेंटम इज mv। ऑप्शन देख लो, लास्ट वाला ऑप्शन है हमारा mv, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हम एक कोई वुडन कैबिनेट है उसको इस फोर्स के साथ मूव करने वाले हैं। व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट? अब उस कैबिनेट पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा? हमने ये पढ़ा था कि मैग्नीट्यूड सेम होता है, जैसे किसी चीज पे अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उतना ही फोर्स उस पर एक्सर्ट करता है। सेम मैग्नीट्यूड का मतलब 200 न्यूटन का फोर्स लगेगा, लेकिन इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। 200 न्यूटन का फोर्स तो होगा बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, बिकॉज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सेज अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन वी पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट पुशेस बैक ऑन अस with an equal and opposite force. If the object is a massive truck parked along the roadside, it will probably not move. Now, a student justifies this by answering that the two opposite and equal forces cancel each other. Comment on this logic and explain why the truck does not move. So यहाँ पे थर्ड लॉ में हमने पढ़ा था, for every action there is an equal and opposite reaction। मतलब हम अगर किसी पे कोई फोर्स लगा रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी पलट के इक्वल मैग्नीट्यूड का ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर एक बड़ा सा ट्रक खड़ा है पार्किंग में, आप उसको पुश करोगे तो वो मूव नहीं होगा। तो एक बच्चे ने इसका लॉजिक दिया, क्योंकि जितना फोर्स आपने लगाया उतना ही ट्रक ने आपके ऊपर फोर्स लगाया, इसलिए वो फोर्स आपस में कैंसिल हो गए। अगर ऐसी चीज होती तो फिर ये हर चीज में होता, हम किसी खाली बॉक्स को भी पुश करने की कोशिश करें वो भी उतना मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगा, तो हम पुश नहीं कर पाएंगे। बट ऐसा लॉजिकली तो पॉसिबल नहीं है, मैं इस पेन को मैं पुश करूंगी तो ये मूव करेगा, तो ऐसा नहीं हो रहा कि फोर्स कैंसिल आउट होगी। तो ये लॉजिक जो दिया है वो गलत है। फिर क्या एक्सप्लेनेशन है, ट्रक क्यों मूव नहीं हुआ? पहली चीज तो ट्रक का मास देखो कितना ज्यादा है, इतना ज्यादा मास होने की वजह से जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टायर्स का है रोड के साथ वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो मूव नहीं हुआ। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? द लॉजिक इज दैट द एक्शन एंड रिएक्शन। अच्छा, एक और चीज है कि जो एक्शन और रिएक्शन की हम बात करते हैं वो हमेशा दो अलग अलग बॉडीज पे एक्ट करता है। सो द लॉजिक इज दैट एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, सो दे कैन नॉट कैंसिल ईच अदर। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैंने किसी चीज पे फोर्स लगाया, वहां से उतना फोर्स लगा और वो कैंसिल हो गए फोर्स आपस में, क्योंकि वो हमेशा दो अलग अलग बॉडीज पे फोर्स लग रहा है। Now, when we push a massive truck, the force of friction between its tire and the road is very large. So, force of friction बहुत ज़्यादा है and so the truck does not move. इसलिए आप उसको मूव नहीं कर पाते। उसी की जगह अगर वहीं पे एक टॉय कार पड़ी होगी तो आप उसको आराम से पुश कर पाओगे। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों ने बराबर फोर्स लगाया और वो कैंसिल हो गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 अगेन एक न्यूमेरिकल है हमारे पास। तो द क्वेश्चन सेज अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम। सो हॉकी बॉल का मास दे रखा है 200 ग्राम्स है। पहले ही कन्वर्ट कर ले केजी में। सो 200 ग्राम्स को अगर आपको केजी में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 200 अपॉन में 1000 कर दो, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 0.2 kg।
kg. ठीक है. Now it is traveling at 10 meter per second, is stuck by a hockey stick so as to return it along its original path with a velocity at इतना. तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड एंड उसकी फाइनल वेलोसिटी अब क्या हो गई है? 5 मीटर पर सेकेंड. एंड उन्होंने बताया कि वो जैसे अगर बॉल ऐसे आ रही थी तो हिट करके उसको उसी पाथ पे दोबारा भेजे. तो क्या किया? वो इस डायरेक्शन में आ रही थी, आपने हिट करके ऑपोजिट डायरेक्शन में भेज दिया, इसलिए हमारी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी बिकॉज हमने उसको ऑपोजिट. ओरिजिनल पाथ का मतलब क्या है कि बॉल यहां से ऐसे आ रही है इस तरफ को एंड आपने जब हिट किया इसी पाथ पे भेजा बट आपने इस डायरेक्शन में उसको भेजा. सो ये ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई, इसलिए वो नेगेटिव हो जाएगा. आगे देखो हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में. कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाय फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक. सो यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना है हमें चेंज ऑफ मोमेंटम का. सो जो मोमेंटम का फॉर्मूला है दैट इज मास इनटू में वेलोसिटी. तो यहाँ पे हमारे पास दो वेलोसिटी है, चेंज निकाल लेंगे हम. मतलब मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू आर इनिशियल वेलोसिटी. सो ये हो जाएगा मास कितना है 0.2. सो 0.2 इंटू वी कितना है -5 एंड माइनस मास अगेन मास कितना है भाई 0.2 एंड हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 10. तो इसको मल्टीप्लाई करो 5 2 10. सो ये क्या हो जाएगा 1.0 हो गया हमारा. सो हम इसको 1 लिख सकते हैं लेकिन माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो मल्टीप्लाई करके माइनस आएगा. देन -10 इंटू 0.2 करोगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा. सो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया माइनस का 3. ठीक है. सो दिस इज आर चेंज इन मोमेंटम. ठीक है. सो दिस वाज द 12th क्वेश्चन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे 13 क्वेश्चन. अगेन हमारे पास न्यूमेरिकल है. द क्वेश्चन सेज अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.03 सेकेंड्स. सो यहाँ पे क्या क्या चीजें दे रखी है? सबसे पहले हमें बुलेट का मास दे रखा था कितना 10 ग्राम्स. अब 10 ग्राम्स में है, इसको अभी कन्वर्ट कर ले केजी में. 10/1000 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल एंड ये हो जाएगा 0.01 केजी. इतना हो गया हमारे पास. उसके बाद बोला है वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड. सो और बाद में वो रेस्ट पे आया तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई हमारी 150 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.03 टाइम कितना 0.03 सेकेंड्स. ठीक है. नाउ कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक. कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा उसने पूरा हमें निकालना है. पेनिट्रेशन मतलब जैसे कोई चीज किसी चीज के अंदर, जैसे वुडन ब्लॉक है, बुलेट अगर फायर होगी तो वो उस ब्लॉक के अंदर चली जाएगी, तो दैट पार्ट इज पेनिट्रेट होना. ठीक है. नाउ आगे क्या है? ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. उसके बाद हमें फोर्स निकालना है एक्सर्टेड बाय दी वुडन ब्लॉक. तो सबसे पहले तो अपना एस निकालना है एंड देन फोर्स निकालना है. ठीक है. अब अगर एस निकालना है तो देखो जरा यू वी टी है. अगर एस का हमें फॉर्मूला कोई है जैसे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as होता है, वहां से निकाल सकते हैं. सो उस केस में हमें एसेलरेशन चाहिए. एसेलरेशन कैसे आएगा? v माइनस यू अपॉन टी करके. तो पहले हम फाइंड करते हैं अपना एसेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी, और ये एसेलरेशन आगे भी काम आएगा, हमें फोर्स निकालना है क्योंकि. सो v इज 0 माइनस यू कितना है 150 अपॉन में हमारे पास टाइम है 0.03 सेकेंड्स. तो ये हमारा हो जाएगा -150 अपॉन में 0.03. सो यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाऊँ ऊपर 2 0 आ जाएंगे बच्चे. सो -15,000 अपॉन में 3 हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे. सो ये आ जाएगा 5 पे, तो -5000 एंड क्या है ये हमारा एसेलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा. सो ये आ गई हमारी एसेलरेशन. अब इसकी हेल्प से हम अपनी डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे. सो फॉर्मूला लगाते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं. फॉर्मूला हमारा क्या होता है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. सो वैल्यूज पुट करो. वी स्क्वायर है 0 का स्क्वायर माइनस 150 का स्क्वायर एंड ये हो जाएगा 2 इंटू एसेलरेशन कितना है माइनस का
5000 एंड देन s कितना है, s हमें फाइंड करना है। सो ये हो जाएगा 0 माइनस, अब 15 का स्क्वायर करेंगे 225 आता है। सो ये होगा 225 और साथ में 0 है तो वो डबल 0 हो जाएगा हमारा, इक्वल्स टू यहाँ पे देखो 5 2 10 माइनस का तो ये आ गया 10 और साथ में 1000 इंटू एस, तो यहाँ पे तो हो जाएगा -22500 इक्वल्स टू -10,000 इंटू एस है, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 22500 अपॉन में 10,000 इक्वल्स टू एस, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया एंड यहाँ पे हम लगा देंगे डायरेक्ट एस कर देंगे 2.25 मीटर्स। ठीक है, तो हमारा डिस्टेंस आ गया 2.25 मीटर्स। ओके, चलो ये हो गया। अब क्या निकालना था, फोर्स निकालना था। लास्ट चीज हमारी बची है फोर्स फाइंड करना। सो फोर्स का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्वेश्चन में दे रखा था, देखो अभी हमने कन्वर्ट किया था ना। सो मास है 0.01 एंड एक्सेलरेशन हमारा कितना है -5000। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं डेसिमल हटाऊं तो अपॉन में 10 आ जाएगा, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, ये हमारा आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो अब तो ये 1 हो गया, 5 1 जा 5, ये आ जाएगा -50 न्यूटन। ठीक है, क्लियर है बच्चे, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चे, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg है, वो ट्रेवल कर रहा है विद वेलोसिटी, किस वेलोसिटी पे ट्रेवल कर रहा है, इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोलाइड्स विद एंड स्टिक्स टू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक। सो वो जाके एक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक पे जाके चिपक गया एंड वो मूव करते रहे। यहाँ पे ये नहीं लिखा कहीं भी कि वो रेस्ट पे आए हैं। तो अब क्या हुआ, मास क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो दूसरा ऑब्जेक्ट बना है 5 kg की नई चीज है, 1 kg का उसका अपना, तो 6 kg हो गया यहाँ पे टोटल मास। अब क्या हुआ, दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट। सो बिफोर द इम्पैक्ट यहाँ पे हमें निकालना है मोमेंटम। ठीक है, उसके बाद बोला है एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। सो यहाँ पे इम्पैक्ट होने के बाद क्या मोमेंटम होगा, ये फाइंड करना है। ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। सो अब ये जो कंबाइंड ऑब्जेक्ट 6 किलो का है, इसकी भी हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब यहाँ पे एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है बच्चे, इम्पैक्ट होने से पहले जो मोमेंटम है और इम्पैक्ट होने के बाद जो मोमेंटम है वो सेम रहता है। ठीक है, आपका एक टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो टॉपिक कट गया है, बट थोड़ा सा वहां से आपको ये चीज याद रखनी है कि जब भी ऐसा कोई कोलाइड होता है या आके वो ऐसे स्टिक अराउंड होते हैं, सो यहाँ ये कोलाइड होने से पहले का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम हमेशा सेम रहता है। तो पहले वाले में तो यहाँ से मोमेंटम निकालना कितना इजी है, P इक्वल्स टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, सो m इंटू यू हो जाएगा, 1 इंटू 10 करेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ गया हमारा, ये हो गया मोमेंटम। एंड मोमेंटम हमारा क्या होता है, kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो ये मोमेंटम आ गया एंड यहाँ पे भी मोमेंटम सेम रहेगा, तो मतलब इधर भी मोमेंटम 10 हो गया। अब देखो जरा, अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से जाऊं तो v ये होगा, हमारा मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। सो इस केस में अब मास कितना हो गया, 5 kg का वो वुडन वाला और 1 kg का उसका अपना, तो 6 kg हो गया। इनटू में वेलोसिटी हमें निकालना है एंड मोमेंटम हमारा 10 है, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू v। सो 6 को v लिख लो, u लिख लो, एक ही बात है यहाँ पे, क्योंकि बाद वाली है तो मैंने v लिख लिया, पहले वाले को मैंने इनिशियल की तरह u लिख लिया। अब 6 को 10 को डिवाइड करेंगे 6 से, सो ये हमारा हो जाएगा, इसको ज़रा ऊपर कर लो, सो ये हमारा हो जाएगा 6 1 जा 6 आ जाएगा, ये बचा 4, डेसिमल लगा दो, ये बन जाएगा 40 एंड 6 6 जा 36, फिर से 4 आएगा, फिर से करते जाओ, 6 6 जा 36, तो ये चलता जाएगा। सो हम इसको लिख सकते हैं 1.67 मीटर पर सेकेंड। सो जब वो मतलब कंबाइन हो गए तो उनकी वेलोसिटी ये हो गई। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 सेज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली from a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 6 seconds। तो इसको लिखते हैं, क्या क्या गिवन है, मास सबसे पहले हमें गिवन है बच्चे 100 kg, देन दो वेलोसिटी दे रखी है, इनिशियल थी हमारी 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी हो गई 8 मीटर पर सेकेंड इन 10 seconds। तो टाइम हमारा हो गया
सॉरी 6 सेकेंड्स। सो टाइम हमारा हो गया 6 सेकेंड्स। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम। सो इनिशियल मोमेंटम इनिशियल वेलोसिटी से निकल जाएगा, फाइनल मोमेंटम फाइनल वेलोसिटी से निकल जाएगा। एंड ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। सो बाद में हमें फोर्स भी निकालना है, पहले हम निकालते हैं अपना मोमेंटम निकालना है इनिशियल वाला। तो इसमें क्या करेंगे, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। मास कितना है बच्चे 100, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5, सो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा हमारा 500 अगेन kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखो, अगर हमें फाइनल वाला मोमेंटम निकालना है तो फाइनल वेलोसिटी यूज करेंगे। सो ये हमारा हो जाएगा, मास कितना है अगेन 100 एंड इस बार फाइनल वेलोसिटी कितनी है 8, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 800 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। सो दोनों मोमेंटम कैलकुलेट कर लिए। ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन दी ऑब्जेक्ट। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है, F इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है हमारे पास 100 है, एक्सेलरेशन हमें निकालना पड़ेगा। तो पहले एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं, कोई बात नहीं, सारी चीजें हैं, v माइनस यू अपॉन टी करते हैं इसमें। सो हमारे पास वेलोसिटी की फाइनल वेलोसिटी कितनी है 8 माइनस यू कितना है 5 अपॉन में टी कितना है 6। सो ये हमारे पास हो जाएगा 8 में से 5 माइनस करेंगे 3 अपॉन 6, कैंसिल करेंगे 1 अपॉन 2, या हम इसको लिख सकते हैं 0.5। सो अब यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया 0.5 मीटर सेकेंड स्क्वायर। अब जरा इसको करो, ये हमारा हो जाएगा इनटू में 0.5। सो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ से हटेगा अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल, सो 5 इंटू 10 करोगे 50 न्यूटन। तो कितना फोर्स लगा 50 न्यूटन का फोर्स लगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन 16 से पूरा पढ़ लो, केस स्टडी टाइप समझ लें, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पहले पूरा पढ़ते हैं। ठीक है, सो अख्तर, किरण एंड राहुल वर राइडिंग इन अ मोटर कार दैट वाज मूविंग विद अ हाई वेलोसिटी। सो हाई वेलोसिटी पे ऑन एन एक्सप्रेस वे व्हेन एन इंसेक्ट हिट द विंडशील्ड एंड गॉट स्टक ऑन द windscreen. अख्तर एंड किरण स्टार्टेड पॉन्डरिंग ओवर द सिचुएशन. किरण सजेस्टेड, अब क्या हुआ, वो लोग ट्रेवल कर रहे थे, हाई वेलोसिटी पे ट्रेवल कर रहे थे, अब एक इंसेक्ट आई जो मान लो विंडशील्ड है उस पे जाके टकराई एंड वो मर गई वहीं पे। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग सजेशंस दे रहे कि ऐसा क्यों हुआ। सो किरण सजेस्टेड दैट द इंसेक्ट सफर्ड अ ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम एज कंपेयर टू द change in momentum of the motor car because the change in the velocity of the insect was much more than of the motor car. So अब उसने क्या explanation दिया कि क्योंकि जो उसने कहा जो ये insect है ना उसने greater change in momentum experience किया और जो motor car है उससे ज़्यादा change in momentum उसने experience किया। और क्यों वो बोल रही है, because the change in the velocity of the insect was much more than motor car की velocity इतनी change नहीं हुई, उसकी velocity ज़्यादा change हुई, ये reason दिया इसने। ठीक है, आगे अख्तर ने क्या reason दिया, said that since the motor car was moving with a larger velocity it exerted a larger force on the insect। अब वो कह रहे हैं कि मोटर कार की velocity ज़्यादा थी इसलिए उसका force भी ज़्यादा लगा and as a result the insect died. Now Rahul, while putting an entirely new explanation, said that both the, ध्यान से देखना, motor car and the insect experience the same force and a change in their momentum. कमेंट ऑन दी सजेशन। सो यहाँ पे अब जो राहुल का एक्सप्लेनेशन है वो बिल्कुल करेक्ट है। जब भी ऐसा दो चीज़ें आके हिट करती है दोनों ने ही सेम जो फोर्स है उसको एक्सपीरियंस किया, उनका जो चेंज इन मोमेंटम है वो भी सेम होगा। इन दोनों के एक्सप्लेनेशन गलत है। जब भी दो चीज़ें हिट करती हैं वो सेम चेंज इन मोमेंटम को एक्सपीरियंस करते हैं, वो सेम फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन इस केस में अगर आप मोटरसाइकिल को कंपेयर करो एक इंसेक्ट से, सो इंसेक्ट एक बहुत, उसका मास बहुत कम है, इसीलिए चाहे अब जैसे दो चीजें मैं दोनों पे बराबर फोर्स लगा रही हूँ लेकिन एक छोटी हल्की सी बॉल पे फोर्स लगाऊंगी तो वो जरा सा आगे जाएगी, एक भारी सी बॉल पे उतना ही फोर्स लगाऊंगी तो वो कम आगे जाएगी, है ना। तो फोर्स सेम है लेकिन फिर भी आगे हमने देखा उसका फर्क है। यहाँ पे भी ऐसे क्योंकि इंसेक्ट का मास बहुत कम है तो उसका जो चेंज इन वेलोसिटी हुआ वो बहुत ज्यादा हुआ, इसलिए उसको सफर ज्यादा करना पड़ा। सो राहुल गेव द करेक्ट रीजनिंग एंड एक्सप्लेनेशन दैट बोथ द मोटर कार एंड द इंसेक्ट एक्सपीरियंस द सेम फोर्स एंड अ चेंज इन देयर मोमेंटम। द इक्वल force is exerted on both the bodies because the mass of insect is very small, it will suffer greater change in velocity। अब दोनों पे फोर्स चाहे बराबर लगा हो लेकिन इंसेक्ट का मास बहुत कम है इसलिए वो इतने जितना भी दोनों का बराबर फोर्स था उसको सर्वाइव
नहीं कर पाई। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगेन अ न्यूमेरिकल। सो क्वेश्चन सेज हाउ मच मोमेंटम विल अ डंबल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर। सो 80 सेंटीमीटर से एक डंबल गिरा है, ठीक है। नाउ मास उसका दे रखा है, देख लो क्या क्या गिवन है, मास दे रखा है 10 kg एंड हमें निकालना है मोमेंटम। ठीक है, हमें मोमेंटम फाइंड करना है। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, आगे देखो, इफ फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर। अब देखो, अगर डंबल इस हाइट से नीचे गिर रहा है तो ये जो 80 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है, ये बेसिकली वो डिस्टेंस है जो उसने ट्रेवल किया। सो डिस्टेंस हमारा सेंटीमीटर में तो नहीं होगा, 80 सेंटीमीटर है तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, तो ये हो जाएगा 80 अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 0.8 मीटर्स। ठीक है, ये हो गया। आगे देखो, टेक इट्स डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हमारे पास मास है, यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस है, एक्सेलरेशन है एंड वेलोसिटी की अगर बात करें कि यहाँ पे तो हमें मास और वेलोसिटी पता है, तो हमें फाइनल वेलोसिटी तो नहीं पता, लेकिन u जो है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 होगी। जैसे डंबल को अगर वो गिर रहा है तो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, रेस्ट पे था वो, तो उसका 0 लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से अगर मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ, आई कैन यूज माई फॉर्मूला v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as। तो v² हमें फाइंड करना है माइनस u², तो u कितना है हमारा, 0 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू ए कितना है 10 एंड एस हमारा 0.8 है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं ऐसे कर दूं, सो इस 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 8 2 16 एंड v² माइनस 0 का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। सो v हमारा हो जाएगा बच्चे अंडर रूट में 16, सो वेलोसिटी हमारी आ जाएगी 4। ठीक है, सो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ गई। मास हमारे पास क्वेश्चन में पहले से ही है, मास है 10 इंटू वेलोसिटी अभी हमने निकाली 4, सो 10 इंटू 4 करेंगे, ये आ जाएगा 40 एंड kg मीटर पर सेकेंड। सो ये आ गया हमारा मोमेंटम, यही हमें फाइंड करना था। सो दिस वाज द 17th क्वेश्चन ऑल्सो, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। विद दिस हमारी इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। सो फाइनली द चैप्टर कम्स टू एन एंड। आई रियली होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इन सभी क्वेश्चंस की खुद सिर्फ वीडियो नहीं देखनी, खुद प्रैक्टिस करनी है। नाउ आई विल सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।